अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जो करता है आपके साथ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली कहीं अवेलेबल हो। आज के वीडियो क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स या क्या है सांख्यिकी, हम इसकी शुरुआत करते हैं इसके डिफिनीशन से। डिफिनीशन है, statistics is that branch of mathematics in which we study about the collection of data by observation, their classification, representation, analysis and making inference conclusion from them। यानी सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं और संग्रहित आंकड़ों का वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण करके उसकी अर्थपूर्ण व्याख्या करते हैं। तो ये है डिफिनीशन स्टैटिक्स का, ये है डिफिनीशन। इसमें जिस पॉइंट पे हमें जो फोकस करना है, इसमें हम उन पॉइंट्स को यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं और हम पूरे प्रोसीडिंग के दौरान ये देखेंगे कि जो कुछ भी एग्जाम्पल होता हो या जो कुछ भी प्रॉब्लम लेते हो, वो प्रॉब्लम या वो एग्जाम्पल इन पॉइंट्स को डील करता है या नहीं करता है, उसको नोटिस में लेता है या नहीं लेता है। तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ। सबसे पहले जिस पॉइंट को हमें फोकस में लाना है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसे अंडरलाइन कर लें। कलेक्शन ऑफ डेटा बाय ऑब्जर्वेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, ये पॉइंट है क्लासिफिकेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस और फिर इन्फरेंस और कंक्लूजन। जो इस परिभाषा में पॉइंट्स है कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए आंकड़ों का संग्रह, संग्रहित आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो यहां पर अंडरलाइन किया था, क्लासिफिकेशन उसके लिए है संग्रहित आंकड़ों का वर्गीकरण, रिप्रेजेंटेशन जो यहां पर दे रहे हैं उसके लिए प्रस्तुतिकरण, और जो एनालिसिस है वो है विश्लेषण, और फिर उसके बाद मेकिंग इन्फरेंस और कंक्लूजन जो हम यहाँ पर दे रहे हैं अंडरलाइन करके, उसके लिए अर्थपूर्ण व्याख्या। तो हम इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे, कंसीडर करेंगे। जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे उसमें हम इन पॉइंट्स को नोटिस में रखेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले डेटा को समझने के लिए। डेटा क्या है? डेटा जो कुछ भी हम ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, जो कुछ भी हम निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, अगर देखने के बाद उसको हम नोट कर लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, नंबर में यानी कि संख्या में, तो वो जो लिस्ट बनता है नंबरों का या संख्याओं का, वही कहलाता है हमारे लिए डेटा। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्लास लेते हैं, मान लीजिए क्लास 9 ही को लेते हैं। तो अगर क्लास 9 में हम ये जानना चाहें या कोई ये जानना चाहे कि क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ भी मान लीजिए 50 हैं, 50 हैं, तो अगर कोई ये जानना चाहे या हम ही ये जानना चाहें कि इन 50 स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल अप्रोच कैसा है, उनकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो इसके लिए हम क्या मेथड लेंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे? तो इसके लिए सबसे सिंपल मेथड है कि हम एक टेस्ट होल्ड कर लें। टेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स जितना मार्क्स लाएगा उसको हम एक लिस्ट बना लें, उसको नोट कर लें। अब हम उस लिस्ट में एक स्टैंडर्ड मार्क्स को हम चूज कर लें, सिलेक्ट कर लें, और मान लीजिए वो चूज किया हुआ या स्टैंडर्ड मार्क्स 40 है, 40 है, तो अब हम उसमें ये देखें कि इस 40 मार्क्स से एबव कितने स्टूडेंट्स हैं जो लाए हैं, और फिर ये हम देखें कि इस 40 मार्क्स से बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं जो लाए हैं, यानी 40 नंबर से नीचे और 40 नंबर से ऊपर लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, इसको हम देख लें, ऑब्जर्व कर लें। डेटा को ही हम आंकड़ा कहते हैं। तो अब डेटा या आंकड़ा को क्लियरली समझने के लिए एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उस पर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन करने के दौरान देखेंगे कि जो कुछ भी पॉइंट्स यहाँ पर अंडरलाइन हुए हैं वो उसमें आ पाते हैं या फिर हम इनसे अलग होकर के चले जाते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1 यानी एग्जाम्पल नंबर 1। 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were as, यानी पिछले सप्ताह 30 बच्चों के समूह में उनके द्वारा कितने घंटे टीवी कार्यक्रमों को देखा गया, इसका विवरण निम्नलिखित है। यहाँ पर जो देख रहे हैं वो नंबर ऑफ आवर्स हैं, जितने देर तक बच्चों ने टीवी प्रोग्राम्स को देखा। अब इसमें करना क्या है, हमें आते हैं यहाँ पर पार्ट 1 में। मेक ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा।
taking class with 5 and one of the class interval as 5, 10. इन आंकड़ों से एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार करें जिसमें वर्गांतर 5 रखते हुए वर्गों का समूह बनाएं, जैसे 5 से 10 etc. Part B. How many children watch television for 15 or more hours a week? कितने बच्चे 15 या इससे ज्यादा घंटा टीवी कार्यक्रम एक सप्ताह में देखते हैं? तो इन्फॉर्मेशन जो है इस क्वेश्चन में वो यहाँ अवेलेबल है और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो हमें टास्क पूरा करना है, जो हमें काम करना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको देख लें कि यहाँ पर 30 चिल्ड्रेंस जो हैं वो यहाँ पर जो टेलीविजन देखते हैं जितने जितने घंटे, वो यहाँ पर क्या क्या है। तो ये हम देख करके कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 आवर, 6 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स और इसी तरह से आते आते हम यहाँ पर लास्ट में देखते हैं 12 आवर्स है। तो इससे हमको एक टेबल बनाना है, लेकिन ग्रुप वाइज में हमको बनाना है। ग्रुप किस तरह से लेना है, तो इस तरह से लें कि जैसे एक हमारा इंटरवल आ जाए, क्लास इंटरवल आ जाए 5 to 10। तो इसके लिए हम समझते हैं कि जो क्लास इंटरवल स्टार्ट करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 to 5 ले लें, फिर 5 to 10 ले लें, फिर 10 to 15 ले लें, फिर 15 to 20 ले लें और इसी तरह से अगर इसमें है उतना जितने आवर्स तक वो देख रहा है 20 से अबव भी, तो फिर उससे आगे हम करें। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाने चलते हैं इन डेटा से। ठीक है, यही हमारे लिए डेटा है और हम इन्हीं का टेबल बनाएंगे, ग्रुप टेबल। तो हमने यहाँ पर एक टेबल तैयार किया है। अब इस टेबल में हम यहाँ पर क्लास इंटरवल जो दिखलाएंगे, वर्गांतराल जो दिखलाएंगे, वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं 0 to 5, 0 से 5 से। तो 0 से 5 तक में हम देखेंगे कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जो 0 से लेकर 5 घंटे तक टीवी प्रोग्राम्स को देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1 घंटा देखने वाला स्टूडेंट, तो एक तो यहीं पर हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और ये 2 घंटे का है तो ये भी काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 ये भी काउंट किया जाएगा। 5 नहीं काउंट करेंगे। जो भी हम क्लास इंटरवल लेंगे उसमें ये जो लोअर लिमिट है 0 उसको तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो अपर लिमिट होगा 5 है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 नहीं लेंगे। तो वंस अगेन यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 3, उसके बाद यहाँ पर 4, तो 5 1 2 3 और ये 4 4 4 और उसके बाद फिर 5 5 और फिर 6 6 6 6 और 6 के बाद 7 8 8 8 और 1 9 9 और 1 10। तो इसको मिला करके कुल ऐसे बच्चे कितने हैं जो 0 से 5 घंटे के बीच में टेलीविजन प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर काउंट करने पे आ रहा है 10, तो 10 लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने कॉलम बनाया है, टैली मार्क का एक बनाया है और एक फ्रीक्वेंसी का बनाया है। तो 3 कॉलम्स में से एक कॉलम तो हम क्लास को दे देंगे, दूसरे कॉलम में हम टैली मार्क नोट करेंगे और तीसरे कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को नोट करेंगे। टैली मार्क में हम क्या करते हैं, जो हमने अभी 10 गिना, तो टैली मार्क में हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 2 3 4 करने के बाद यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं तो 5 हो गया और ये 6 7 8 9 के बाद ऐसे कर लेंगे तो ये 10 हो गया। तो टैली मार्क में हम इस तरह से लाइन को देंगे और जैसे ही 5वां आता है वैसे ही 4 जो दिया हुआ है उसको 5 में से तिरछा लाइन से काट देंगे। तो ये टैली मार्क में काउंट किया जाता है, इसी को हम टैली मार्क कहते हैं। तो अब ये 10 आया, तो 10 जो हुआ वो फ्रीक्वेंसी हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 10। अब आते हैं सेकंड में 5 to 10 में। कितना है 5 to 10 में? सेकंड ग्रुप हम ले रहे हैं 5 to 10 का। तो 5 to 10 आवर्स यानी 5 आवर्स से लेकर के 10 आवर्स के पहले तक में ऐसे कितने बच्चे हैं जो टेलीविजन प्रोग्राम्स को देखते हैं, वॉच करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर काउंट करेंगे। आप 6 आवर्स है, 5 आवर्स से ज्यादा है तो इसको काउंट करेंगे। यहाँ हो गया 1 और ये 5। अब ये 5 जो यहाँ पर हम नहीं लिए थे इस ग्रुप में, क्योंकि ये अपर लिमिट था, लेकिन अब यही 5 यहाँ इस ग्रुप में लोअर लिमिट हो गया है, निम्न सीमा हो गया। तो अब हम इस 5 को लेंगे। तो 1 2 3 4 5 10 नहीं लेंगे, अपर लिमिट है ये, 10 नहीं लेंगे। तो फिर यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये 13 ऐसे चिल्ड्रन हैं, ऐसे बच्चे हैं जो
5 to 10 आवर्स के बीच में टेलीविजन प्रोग्राम को वॉच करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टैली मार्क में 13 लाइन्स के लिए हम ऐसे टैली मार्क देंगे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11 12 और 13, ये 13 लाइन हो गए। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 13 दी जाएगी, 13 ऐसे दिया जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड ग्रुप में, जो यहाँ पर 10 to 15 बनने वाला है। तो थर्ड ग्रुप हम लेते हैं 10 to 15, 10 घंटे से 15 घंटे के बीच तक जो टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं बच्चे, उनको काउंट करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं 10 से ज्यादा ये 12 है, तो इसको हम काउंट करेंगे और स्टार्ट करते हैं यहीं से 1 और 1 1 1 के बाद ये 2 2 हो जाएगा और ये फिर 3 3 3 3 और 3 3 3 के बाद यहाँ पर 4 और ये 5 है ना, 14 और 12 आवर्स ये भी हैं देखने वाले, तो 5 हो गए, ऐसे बच्चे 5 हो गए। तो यहाँ पर टैली मार्क देंगे, 4 दे करके ऐसे काट देंगे, 5 हो जाएगा ये। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी में हमें आना है इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये 5 यहाँ पर हम दे देंगे, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि 5 बारहमरता हो गया उन बच्चों का जो 10 से 15 घंटे के बीच में टेलीविजन प्रोग्राम्स को देखते हैं। अब इसके बाद हम जो बनाते हैं ग्रुप वो है 15 to 20। 15 to 20 में जब हम आते हैं और हम यहाँ देखते हैं डेटा को, तो पाते हैं कि 15 से ज्यादा जो यहाँ पर है वो एक ये 17 है और खुद ये 15 है। चूंकि 15 जो 15 यहाँ पर है अपर लिमिट, इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते थे, इसलिए अब हम इसमें से काउंट करेंगे। तो एक ये 17 हुआ और एक ये 15 हुआ, तो दो ही ऐसे बच्चे हैं जो 15 to 20 आवर्स टेलीविजन प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देंगे टैली मार्क में 2 ये और यहाँ फ्रीक्वेंसी में 2 ये। अब आइए, तो अब इससे ज्यादा, चूंकि 17 से ज्यादा इसमें डेटा अब है नहीं अवेलेबल, इसलिए अब हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको कंफर्म करने के लिए कि हमारा ये टेबल बना हुआ है, करेक्ट है, इसके लिए हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम टोटल करके देख लेते हैं। तो कितने हैं, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 8 और 2 10, तो 10 का 0 ये हुआ और 1 और 1 2 और 1 3, ये 3 हुआ। 3 30, ये 30 आ रहा है फ्रीक्वेंसी कॉलम में, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 30। तो ये 30 का आना कंफर्म कर रहा है कि हमारा बनाया हुआ टेबल करेक्ट है, क्योंकि जो टोटल चिल्ड्रेंस थे वो भी 30 ही थे, है ना, यहाँ पर डेटा उन्हीं का है, ये काउंट करने पर भी हमें 30 ही मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। तो ये 30 है, 30 है, 30 बच्चे का। तो ये पहला सवाल जो हमारा था, पहला टास्क, फर्स्ट टास्क पार्ट ए में, make a grouped frequency distribution table for this data taking class with 5 and one of the class interval as 5 to 10। यानी इन आंकड़ों से एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार करें जिसमें वर्गांतर 5 रखते हुए वर्गों का समूह बनाएं, जैसे 5 से 10। ये पूरा हुआ इसमें, तो पार्ट 1 का आंसर ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं कि सेकंड पार्ट में जो टास्क था पूरा करने के लिए वो क्या था। How many children watch television for 15 or more hours a week? 15 या 15 से ज्यादा घंटा एक हफ्ते में, 15 या 15 से ज्यादा घंटे तक टेलीविजन वॉच करने वाले कितने चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे हैं, इसको देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो मिल रहा है यहाँ पर देखते हैं कि 15 या 15 से ज्यादा घंटे तक देखने वाले, हमने ग्रुप जो बनाया है यहाँ पर यही ना है 15 से 20 तक का, तो 15 या 15 से ज्यादा आवर्स तक देखने वाला तो यही ग्रुप हुआ। तो इसमें कितने बच्चे हैं, तो इसमें ये 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड पार्ट का, यानी पार्ट बी का 2 बच्चे ऐसे हैं, यानी 2 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो 15 या 15 आवर्स से ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, यही हम आंसर करेंगे। तो पार्ट बी में जो आंसर होगा वो ये है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी वांछित बच्चों की संख्या बराबर 2। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन में हमारा जो क्वेश्चन ये है कि ऐसे बच्चे कितने हैं जो 15 या 15 घंटे से ज्यादा टेलीविजन देखते हैं एक हफ्ते में, इसका आंसर हुआ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन के टर्म में, है ना। तो इस आंसर के साथ ही ये जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सप्लेन करने के लिए, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के मेथड पर। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों को हम जितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
उसमें दो मेन है। पहला टेबुलर फॉर्म, जिसे हम सारणी विधि भी कहते हैं, और इसमें टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह से डेटा को एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा। तो सेकंड पर आते हैं। सेकंड है ग्राफिकल फॉर्म या ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। इसमें डेटा को हम ग्राफ से शो करते हैं। ग्राफ से किस तरह शो करते हैं, ये हम अब देखेंगे। ग्राफिकल मेथड में डेटा को जितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, उसमें 3 हैं। नंबर 1 बार ग्राफ, जिसे हम दंड आलेख कहते हैं। नंबर 2 हिस्टोग्राम, जिसे हम आयत चित्र या आयत आलेख कहते हैं। और नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी बारंबारता बहुभुज। दंड आलेख और आयत चित्र में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिससिमिलरिटीज हैं, यानी कुछ समानता है और कुछ असमानता है। पहले हम बार ग्राफ को देखें कि बार ग्राफ में होता क्या है, फिर उसके बाद हम सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी पर बात करेंगे। बार ग्राफ में जो भी डेटा हमें अवेलेबल होता है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक रेक्टेंगल जैसा शेप बन जाए, एक आयत जैसा चित्र बन जाए, और वो चित्र खड़ा रहे आधार पर। जो आधार हम बनाएंगे वो ग्राफ पेपर पर हम एक्स एक्सिस लेकर के बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस लेकर के, एक्स अक्ष लेकर के जो हम उस पर आयत खड़ा करेंगे, वो एक बार की तरह लगेगा देखने में, यानी एक दंड की तरह लगता है देखने में। इसीलिए उसका नाम बार ग्राफ या दंड आलेख है। और इस चीज को, इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके जरिए हम इसे पूरी तरह से समझ लेंगे। लेट्स प्रोसीड। ये है प्रॉब्लम नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जिससे हम ये देखेंगे कि इसमें बार ग्राफ पर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है। गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। किसी राज्य के विधानसभा के लिए हुए चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा जीते गए सीटों का परिणाम इस प्रकार है। यहाँ दिया हुआ है, ये टेबल है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल को दिखाया गया है इस रो में, और उनके द्वारा जो भी सीट्स जीते गए हैं उन सीटों को दिखलाया गया है इस रो में। तो अब यहाँ करना क्या है, टास्क 1 पार्ट ए में जो टास्क है वो हम देख सकते हैं। ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द रिजल्ट शोन, यानी दिए गए परिणामों का दंड आलेख बनाएं। इस टेबल से हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, दंड आलेख खींचना है, दिखाना है बना करके। और पार्ट बी में जो टास्क है वो है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, यानी किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटों को जीता है। तो हमें इसका जवाब देना है, लेकिन पहले हम ये देख लें कि इसका बार ग्राफ कैसे ड्रा किया जा सकता है। बार ग्राफ के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम एक आयत के द्वारा, एक रेक्टेंगल के जरिए उसको एक्स एक्सिस पर खड़ा करके बनाते हैं और उसी रेक्टेंगल को हम बार समझते हैं, दंड समझते हैं। तो अब इसके बाद हम इन बार्स को कैसे हम यहाँ ग्राफ पेपर पर शो करेंगे, यहाँ करके दिखलाएंगे। हम बोर्ड के प्लेन को ग्राफ पेपर मानते हैं, मानेंगे, और इसी पर हम ड्रा करेंगे। आप अपने लिए एक ग्राफ पेपर ले लीजिए और अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे ही आप करने की कोशिश करें। तो ये है बार ग्राफ, इस दिए हुए टेबल के लिए ये है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम देख रहे हैं, देखकर कह सकते हैं कि जितने भी रेक्टेंगल्स ड्रा किए गए हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर रखते हुए ड्रा किए गए हैं। हम भी यानी आप भी जब भी जहां कहीं भी बार ग्राफ ड्रा करेंगे, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करेंगे, समान दूरी पर आयत को दिखलाएंगे। अब इस डायग्राम को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, या इस टेबल को हम इस डायग्राम से, इस बार ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं। पार्टी ए बी सी डी ई एफ जो भी है पार्टी, हमने यहाँ पर दिखलाया है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दिखलाया है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कितने नंबर ऑफ सीट्स जीते हैं, कितने सीटों को जीते हैं, वो यहाँ अलोंग वाई एक्सिस दिखलाए हैं। ये एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं वो इक्वी डिस्टेंट रखते हुए, समझते हुए दिए हैं। जैसे ये 20, 40, 60, 80, 100 ऐसा दिया है। अब इसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो पार्टी ए ने 75 सीट्स जीते हैं, वो पार्टी ए के लिए जो रेक्टेंगल है वो ये है, और ये इतना हाई है। 75 जीता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 80 जो देख रहे हैं, ठीक इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो देखते हैं कि इसका जो हाइट है वो इसके पास जाने वाला है, ठीक इसके सामने।
ठीक है, तो 80 से नीचे रहने वाला है, 80 से नीचे 75 हम मान सकते हैं। ग्राफ पेपर पर क्लियर रहेगा, ग्राफ पेपर पे वो क्लियर रहेगा कि 75 कहाँ आ रहा है। यहाँ पर हमें ये ऐसा सपोज करना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है। अब इसके ए के बाद, अब इस ए के बाद हम आते हैं बी, बी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पॉलिटिकल पार्टी इस टेबल में जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स जीता है, वो 55 जीता है। तो यहाँ पर 55 हाइट रखने वाला एक रेक्टेंगल हमने ड्रा किया है। देख के कह सकते हैं जो 60 है, ये 60 से थोड़ा नीचे है ये। तो इस नीचे को हमने इतना मेंटेन करते हुए ड्रा किया है इसके सामने कि लगे कि देखने में ये 55 आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लाकर मिलावें तो ग्राफ पेपर पर ये 55 आ जाएगा, शो कर देगा। तो चलिए मान लीजिए कि ये 55 है ही, तो ये बी का जीता हुआ सीट्स है जो दिखला रहा है। सी पॉलिटिकल पार्टी ने 37 सीट्स जीते हैं यहाँ पर। तो इसको दिखलाने के लिए हम 40 से, जो यहाँ पर 40 देख रहे हैं, उससे थोड़ा नीचे हम मानते हुए समझते हुए ड्रा किए हैं इस रेक्टेंगल के हाइट को। तो ये रेक्टेंगल जो दिखला रहे हैं हम, ये बार ग्राफ की तरह दिखला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी सी के लिए। जितने नंबर से सीट्स में जीते हैं वो 37 है, तो 37 नंबर ऑफ सीट्स को जीता है इसने, हम इसको इससे दिखला रहे हैं। तो इसी तरह से डी ई एफ जो भी है यहाँ पर देख के कह सकते हैं। डी ने 29 सीट जीता है, तो 29 कहाँ आएगा? 20 और 40, 50 के बीच में हम मान सकते हैं मिड पॉइंट ये 30 आ रहा है। तो 30 से थोड़ा नीचे रहेंगे तो ये 29 माना जा सकता है। तो यही सपोज करते हुए हमने लिया है कि अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा करें एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ठीक इसके सामने आकर के पहुंचेंगे। तो ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नंबर ऑफ सीट्स जो जीता गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बार ग्राफ हो गया डी का। तो इस तरह से ई और एफ, ई ने कितने जीते हैं? तो ई यहाँ पर टेबल में 10 नंबर ऑफ सीट्स दिया हुआ है, 10 नंबर ऑफ सीट्स जीते हैं। तो इसको हमने देखा है कि ये 0 है और ये 20 है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर 10 है। तो इतना ही हाइट का हमने यहाँ पर सपोज करते हुए ई के लिए बार ड्रा किया है, यानी कि रेक्टेंगल ड्रा किया है। और लास्ट में एफ है, एफ 37 है। तो 37 यहाँ पर जो सी के लिए हमने लिया था, यहाँ पर ये मानते हुए कि उतना ही ऊंचा रहेगा, इतना ही इसको भी हमने हाई किया है, ऊंचा किया है। तो ये सब कुछ हमने ऐसा किया है, ये देखते हुए कि ऐसा लगे देखने में, जितना यहाँ पर डिस्क्राइब है, जितना विवरण में है, उसको ये जस्टिफाई करे, ये सोचते हुए, ये समझते हुए ऐसा ड्रा किया गया है। आप भी ग्राफ पेपर पर जब ड्रा करेंगे, तो चूंकि ग्राफ पेपर आपके पास रहेगा, इसलिए आप हूबहू उतना ही गिन करके, काउंट कर करके लाइंस को लेंगे और उतना ही पर आप ड्रा करेंगे रेक्टेंगल्स को, यानी कि आयत को। ठीक है, अब इस बार ग्राफ को समझने के बाद, ड्रा करने के बाद, अब हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स हिस्टोग्राम। तो ये हम ले रहे हैं प्रॉब्लम हिस्टोग्राम को समझने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 3 के नाम पर। प्रॉब्लम है, फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 8। यानी नीचे वर्ग 8 के विभिन्न खंडों के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी है। ये टेबल है जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं हम मार्क्स प्राप्तांक, और इस रो में जो मार्क्स आए हैं वो ग्रुप में दिखला दिए गए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों की संख्या, यहाँ पर इस रो में हम दिखला रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी की तरह समझ सकते हैं, और ये जो मार्क्स हैं वो ग्रुप में, वो क्लास इंटरवल की तरह समझ सकते हैं, वर्ग अंतराल की तरह समझेंगे। अब हमें इससे काम कैसे लेना है? हिस्टोग्राम को ड्रा करना है। हिस्टोग्राम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बार ग्राफ जिसमें हमने खींचा था आयत को, यानी रेक्टेंगल को, हिस्टोग्राम में भी ड्रा करेंगे रेक्टेंगल को, यानी कि आयत को। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ग्रुप में है, इसलिए बार ग्राफ में जो रेक्टेंगल्स थे वो सेपरेशन के साथ थे, हमने इक्वली सेपरेशन पर रखा था रेक्टेंगल्स को। यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स बनेंगे, यहाँ पर सेपरेशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इस ग्रुप में 150 जहाँ पर एंड हो रहा है इस ग्रुप के लिए, वहीं पर ये 150 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इस ग्रुप के लिए। तो यह एंड और यह स्टार्ट दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो उसी तरह से यह एंड और यह स्टार्ट, ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है। तो उसी तरह से ये हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जहाँ पर एंड हो रहा है वहीं से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, सब में वही बात हो रही है। तो एक रेक्टेंगल जहाँ पर खत्म होगा, जो एक्स एक्सिस पर हम ड्रा करेंगे, एक रेक्टेंगल जहाँ पर खत्म होगा वहीं से दूसरा रेक्टेंगल हम ड्रा करेंगे, खींचेंगे। हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्रुप्स है, क्लास इंटरवल है, वो इक्वल लेंथ का नहीं है। जैसे यहाँ पर 100 से 150, 150 से 200, ये दोनों का क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल लेंथ पर है।
नो डाउट 50 इसमें भी है, 50 इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं इस क्लास इंटरवल का लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, यानी 50 नहीं है। कितना है? 100। यहाँ पर क्लास इंटरवल का लेंथ 100 है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्लास इंटरवल का लेंथ कितना है? 200 और यहाँ पर 300। तो यहाँ से डिफर कर रहा है। तो ऐसे केस में जब हम रेक्टेंगल्स को ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो वहां पर हमें केयरफुल होना पड़ता है। अगर यह इक्वल लेंथ का क्लास इंटरवल होता, ये सभी क्लास इंटरवल्स अगर इक्वल लेंथ के होते, एक समान होते, तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी के नाम पर, तो इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यानी कि फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर हम शो करेंगे, तो हम जैसे दिया हुआ है वैसा ही हम शो कर देते, उतना ही हाइट रेक्टेंगल का रखते और हम शो कर देते। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल इक्वल लेंथ का नहीं है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी छात्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी के नाम पर, बारंबारता के नाम पर, वो हम जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वैसे नहीं रख पाएंगे। हमें यहाँ पर कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को इनके लेंथ के हिसाब से। किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं, यानी कि किस तरह से हम बारंबारता को समायोजित करते हैं, हमें ध्यान यहाँ देना है, समझना यहाँ है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम दिखला रहे हैं पहले दो ग्रुप के लिए, जो यहाँ 100 to 150 और 150 to 200 है। इन दोनों को हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, इन दोनों रेक्टेंगल से, इन दोनों आयत से। यहाँ पर जो मार्किंग किया है 100 और यहाँ पर 200, इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच में जो पॉइंट हो सकता है वो 50 का हो सकता है। तो 100 से 150 ये हो गया, ये रेक्टेंगल इतना बेस लेंथ पर, और 150 से 200 पर ये रेक्टेंगल स्टैंड किया, खड़ा हुआ। 150 से 200, तो ये बेस लेंथ हो गया इसका। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के लिए वो 60 है, दिया हुआ 60 है। तो इसको हम यहाँ दिखला रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एज पर हमने यहाँ पर लिखा है 50 और 50 के हिसाब से हम चलेंगे। तो 50 का जो ग्रुप लेंथ हो रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 60 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो हमने 60 का 60 यहाँ पर एग्जैक्टली दे दिया। 60 के सामने हमने ये समझते हुए इतना हाइट रखा है रेक्टेंगल का। इसके बाद हम इस रेक्टेंगल को समझने आते हैं। इस रेक्टेंगल का बेस लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, यानी 150 से 200 तक। तो ठीक है, बेस लेंथ तो जितना इसका था उतना ही इसका भी है, ये क्लियर है। लेकिन इसका हाइट के लिए देखिए 100 यहाँ फ्रीक्वेंसी है, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम पर, छात्रों की संख्या के नाम पर 100 है। तो हम इस रेक्टेंगल का हाइट 100 के सामने ला करके छोड़े हैं, रखे हैं। तो ये जो रेक्टेंगल हुआ, ये जो आयत हुआ, वो इस ग्रुप को एक्सप्रेस कर रहा है इस डेटा के साथ। ठीक है, तो पहला दोनों रेक्टेंगल इन दोनों डेटा को यहाँ 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 और यहाँ दोनों को ये एक्सप्रेस कर दे रहा है। अब आते हैं हम यहाँ जहां से वैरी कर रहा है, ग्रुप लेंथ बदल रहा है, ये 200 से 300 हो जा रहा है। तो चूंकि ग्रुप लेंथ यहाँ पर हम इक्वल लेकर चल रहे हैं 50 का, और यहाँ पर है ग्रुप लेंथ 100 का, तो अगर ये 100 के बजाय 50 ग्रुप लेंथ लिया गया होता, तो यहाँ पर जो 100 देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है इस रेंज में, अब 100 तो नहीं आया होता। अगर 50 के रेंज पर हम लेकर चलते, तो 50 के रेंज पर लेकर चलने से 100 काउंटिंग में नहीं आया होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एक समान रूप से बढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 50 के हिसाब से चल रहे हैं और यहाँ पर 100 के हिसाब से चल रहे हैं, तो नेचुरली 50 से 100 में जब हम जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ेगा ही। तो इस हिसाब से अगर हम 50 में ही रहते, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 100 आ रहा है कितना आया होता, हमें कैलकुलेट ये करना है। इसके लिए हम इसका हेल्प लेंगे। जब हम 200 टू 300 का देख रहे हैं, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे ग्रुप लेंथ अगर हम 100 का देख रहे हैं, ग्रुप लेंथ यहाँ पर कितना का है 100 का, तो ग्रुप लेंथ अगर 100 का है तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने काउंट हो रहे हैं 100 100। तो यहाँ पर लिख दीजिए 100, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देख लीजिए या फ्रीक्वेंसी को देख लीजिए, मोटा मोटी आप फ्रीक्वेंसी को ही मानकर चलिए। तो इधर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इस वर्ग अंतर पर ये बारंबारता हो रहा है 100 का। तो अगर एक रहता तो कितने का आता, तो ये आता 100 बाई 100 का, है ना। लेकिन हमें रखना कितना चाहिए, हम इक्वल ग्रुप लेंथ लेकर चलने जा रहे हैं, इसलिए हमें इसका ग्रुप लेंथ जो कम से कम है, सब में कम से कम यही है 50 का, और इसका भी 50 का। तो 50 का ग्रुप लेंथ अगर रखेंगे तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें आ सकता है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से
इसलिए 50 का ग्रुप लेंथ के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आएगा 100 बाई 100 इंटू 50 ये आएगा। क्लियरली इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, और 1 इंटू 50 जब करेंगे तो ये 50 आएगा, ये 50 आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं, तो ये हमें बता रहा है कि अगर इसमें ग्रुप लेंथ 50 का हुआ होता तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 आ रहा है 100 नहीं आता बल्कि 50 आता। तो ये जो 50 हुआ ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है, ये समायोजित बारंबारता कहलाएगा। और इसी को हम मानेंगे जो यहाँ पर इस बेस पर 200 से 300 के बेस पर आधार पर जो हम यहाँ रेक्टेंगल ड्रा करेंगे खींचेंगे उसकी हाइट हम यही रखेंगे, ठीक है। अब इसको रखने के बाद हम ड्रा जो करेंगे रेक्टेंगल वो कैसा होता है, लेट्स सी। तो ये रेक्टेंगल हमने ड्रा किया किस ग्रुप के लिए, 200 से 300 ग्रुप के लिए। 200 से 300 यहाँ देख रहे हैं 200 से 300 का, तो ये आधार हो गया इस आयत का। अब इस रेक्टेंगल का इस आयत का हाइट कितना है, तो ये हाइट जो है वो हम यहाँ पर देख कर कह सकते हैं, ये लाइन जो आ रहा है अगर इसको आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये 40 से 60 के बीच में आ रहा है जो 50 होगा, 50 के सामने आ रहा है तो ये 50 यानी 50 फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और यही 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं। ये 50 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वही बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आना चाहिए, 50। किसमें, जब हम ग्रुप लेंथ 50 रेंज में रख करके लेते उसमें। तो इस ग्रुप के लिए जो एडजस्टेड रेक्टेंगल होगा वो ये होगा। अब आते हैं हम इसके बाद इस पर, इसमें हम देख रहे हैं कि ग्रुप लेंथ 300 से 500 है यानी 200 का है। तो 200 में जब आएंगे तो नेचुरली अब जो 300 से देख रहे हैं यहाँ 300 से जो आएंगे तो 500 पर आकर के रुके हम बेस के लिए। तो उस बेस पर जो रेक्टेंगल खड़ा होगा उसका हाइट कितना होगा, तो उसका हाइट डिसाइड करने के लिए हमें फिर इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, किसको, 80 को, 80 को। यहाँ पर 200 का रेंज है, ग्रुप लेंथ है, तब ना इसमें 80 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 80 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर हम 50 का ही लेंथ अगर रखते तब तो ये 80 नहीं आता, 80 नहीं आता, तब कितना आता, तो फिर हम इसको यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है। यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे अगर ग्रुप लेंथ 200 का है तो 200 के लेंथ पर कितना स्टूडेंट्स आ रहा है, 80 आ जा रहा है इसमें, तो फ्रीक्वेंसी 80 है, 80 है। अब अगर 1 का होता तब कितना आता है स्टूडेंट्स, 80 बाई 200 ये आता। लेकिन हमें ग्रुप लेंथ लेकर कितना चलना चाहिए, हम यूनिफॉर्म लेकर चलना चाहते हैं, और यूनिफॉर्म कब होगा, जब हम इन दोनों के लेंथ के बराबर लेकर चलेंगे यानी कि 50। तो 50 अगर रखा जाए तो 50 में कितना स्टूडेंट्स आ जाएगा, 80 बाई 200 इंटू 50। तो 50 कैलकुलेशन करने से हम कह सकते हैं 50 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 200 आता है, तो 50 4 जा 200, 4 टाइम्स में ये कैंसिल, और इसी 4 से फिर हम 80 को भी कैंसिल कर सकते हैं 20 टाइम्स में, तो ये 20 आ रहा है। तो फाइनल कैलकुलेशन जो आ रहा है 20। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर 50 का लेंथ अगर रखते हैं, इसका ग्रुप लेंथ 50 का रखते हैं, तो इसमें कितना स्टूडेंट्स आ पाता, 20। तो यही 20 उस रेक्टेंगल का हाइट होगा जो हम इस आधार पर, किस आधार पर, 300 से 500 के आधार पर हम ड्रा करेंगे, खींचेंगे। तो ये हुआ रेक्टेंगल इस डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए जो 300 से 500 के ग्रुप में है और इतने छात्रों को दिखला रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इतना दिखला रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जो रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं, बेस तो हम ये ले रहे हैं, बेस हम ये ले रहे हैं 300 से 500 तक का ले रहे हैं, 300 से 500 तक ले रहे हैं, लेकिन इस रेक्टेंगल का जो हाइट है वो हम नहीं ले रहे हैं, जो यहाँ पर 80 है, 80 है, उतनी हम हाइट इस रेक्टेंगल का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले भी कहा था हमने कि जो हम रेक्टेंगल का हाइट लेंगे वो हम जो लीस्ट लेंथ है ग्रुप का उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करने के बाद लेंगे, और एडजस्ट करने से जो आया वो 20 आया। तो 20 हम ले रहे हैं इस रेक्टेंगल का हाइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का हाइट से हम अगर सीधे चलें तो चलते हुए हम यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये पॉइंट चूंकि 20 है तो 20 के हाइट को ये शो कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरा रेक्टेंगल इस डेटा को एक्सप्रेस कर दे रहा है। क्लियर। अब इसके बाद लास्टली हम आते हैं यहाँ पर लास्ट ग्रुप में जी, 500 टू 800 में। तो इस 500 से 800 में देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 180। तो 300 का हम रेंज ले रहे हैं जी, कहाँ लेना चाहिए था 50, कहाँ 50 लेना चाहिए था, हम ले रहे हैं यहाँ पर 300।
300 के अंदर हम काउंट करने जा रहे हैं कि इस 300 के रेंज में ऐसे कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 180 आ जा रहा है काउंट होने पर, है ना। तो अब इसको हमें यहाँ दिखलाना है रेक्टेंगल के शेप में, तो हम कैसे दिखलाएंगे? हम इस बेस को तो लेंगे, लेकिन इस बेस को लेने के बाद हम इसके फ्रीक्वेंसी जो 180 आ रही है, इसको हम हूबहू इतना नहीं शो करेंगे, बल्कि इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम जो मेथड यहाँ पर शो किए हैं, अप्लाई किए हैं, वही इसके लिए भी करेंगे। लेट्स डू। यहाँ पर 300 का लेंथ है ग्रुप, तो 300 ग्रुप लेंथ के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो रहा है 180 आ रहा है, तो 180 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसके जरिए हम कितना शो करेंगे? 1 का हम फाइंड आउट करेंगे। 1 का फाइंड आउट करने के लिए 180 में 300 से डिवाइड करेंगे, तो इतना आएगा। तो 50 के लिए अगर करेंगे तो देयरफॉर 50 इज इक्विवेलेंट टू 180 बाय 300 और इंटू 50, ऐसा क्लियरली हम कह सकते हैं कि 50 से 300 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर दिया। अब इसी 6 से 180 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं 30 टाइम्स में। 30 टाइम में कैंसिल हो गया। अब ये जो 30 आ रहा है, यही हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा जब हम इस ग्रुप को 50 के लेंथ पर लेंगे, यानी 50 के आधार पर अगर हम लेंगे तो उसमें छात्रों की संख्या कितनी आएगी? 30। तो इसी 30 को हम हाइट बनाएंगे, ऊंचाई बनाएंगे उस रेक्टेंगल के लिए जो हम इसके बाद यहाँ पर ड्रा करने वाले हैं। तो ये हुआ रेक्टेंगल इस डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए। इसमें ग्रुप 500 टू 800 है, तो 500 टू 800 800 अगर हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि 300 का जो बेस लेंथ होता वो इस स्पेस में नहीं हो पा रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि आगे इस लाइन को अगर हम ड्रा करते तो जहां पर ये पड़ता वहां से ये आ रहा है, 800 वहीं से आ रहा है। तो इस रेक्टेंगल का जो राइट साइड होता वो इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो वो वहीं पर होगा जहां पर ये 800 पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा, आप जहां पर 800 आएगा, 800 आएगा, वहीं पर सीधे लाइन ड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे, तब वो जाकर के ये कंप्लीट इस रेक्टेंगल को पूरा कर लेगा। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी इस टेबल में डिस्क्राइब्ड था, जो ये भी यहाँ पर विवरण है, माने डेटा है, आंकड़ा है, इनका हम यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस डेटा का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो डेटा होता है उसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, हमने अंडरलाइन किया था, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, शो हो रहा है। इस तरह से ये सभी रेक्टेंगल्स जो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्लेन में बन रहा है, शो हो रहा है, ये सभी मिल करके एक कंप्लीट फिगर जो बना रहा है, यही कहलाता है हिस्टोग्राम, यानी कि आयत चित्र। तो हम आयत चित्र या हिस्टोग्राम कैसे ड्रा कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। हमको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि अगर ग्रुप लेंथ यहाँ पर इक्वल होते तब तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमने कैलकुलेशन किया है फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के नाम पर, वो हमें नहीं करना पड़ता। आप भी नहीं करेंगे। जहां कहीं भी देखेंगे कि ग्रुप लेंथ इक्वल हो रहा है, वहां पर एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप ड्रा कर लेंगे रेक्टेंगल्स को, उसी बेस पर जो ग्रुप लेंथ होगा उसी बेस पर उस रेक्टेंगल का हाइट डायरेक्टली उतना ही लेंगे जितना कि वो फ्रीक्वेंसी के नाम पर यहाँ पर मेंशन रहेगा, दिया हुआ। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यानी समायोजित बारंबारता किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम इसको दूसरे वे में समझना चाहते हैं। दूसरे वे में समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। इसमें जो ग्रुप लेंथ हम देख रहे हैं, पहले दोनों को छोड़ करके बाकी का ग्रुप लेंथ वैरी कर रहा है, बदल रहा है, और यही पहले दोनों का जो ग्रुप लेंथ है वही मिनिमम भी है, 50 है सबसे कम, क्योंकि इनके बाद यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, यहाँ पर 300, यही आ रहा है 100, 200, 300। तो हमने किया कि अगर इसका बेस भी हम 50 रखना चाहते हैं, ग्रुप लेंथ 50 रखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हमने इसके बेस लेंथ से डिवाइड किया, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 100, इसको, और डिवाइड करने से जो आया उसको मल्टीप्लाई किया जो ग्रुप लेंथ हम बनाना चाहते हैं उससे। ग्रुप लेंथ कौन सा बनाना चाहते हैं? ग्रुप लेंथ जो इनका है उसको हम बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता, उसको हम डिवाइड करें ग्रुप लेंथ से, वर्गांतर। तो फ्रीक्वेंसी को ग्रुप लेंथ से डिवाइड करें, यानी बारंबारता को वर्गांतर से भाग दें। तो भाग देने से जो आएगा, जो क्वोशेंट आएगा,
जो भी रिजल्ट आएगा इसका, उसको हम मल्टीप्लाई करें जो हम मिनिमम लेंथ ले रहे हैं उससे, या जो हम चाहते हैं उससे। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मिनिमम लेंथ यानी न्यूनतम न्यूनतम वर्गांतर, मिनिमम लेंथ यानी न्यूनतम वर्गांतर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके वैल्यू को। तो ये जो आएगा वही बता देगा कितना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या कितनी है समायोजित बार, इसी को हम कहेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यानी कि समायोजित बारंबारता। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके कोई भी प्रॉब्लम हो, इस फॉर्मूले को यूज करके समायोजित बारंबारता निकालिए, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालिए, या पहले जो हमने एक्सप्लेन किया इन रेक्टेंगल्स को ड्रा करने से पहले उसको यूज करके आप निकालिए। मैटर इज द सेम, दोनों हाल में आंसर सेम रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब हम आपके ऊपर छोड़ते हुए यहां से अब प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज की तरफ। ये प्रॉब्लम हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी बारंबारता बहुभुज को समझने के लिए। एज एग्जाम्पल नंबर 4 प्रॉब्लम है ड्रा ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम फॉर द टेबल गिवन, यानी दिए गए सारणी के लिए आयत चित्र की सहायता से एक बारंबारता बहुभुज खींचें। ये जो टेबल यहाँ पर दिया हुआ है इस टेबल को देखें और समझें क्लियरली। इसमें जो भी क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, उन सबों में इक्वल लेंथ है, ग्रुप लेंथ, यानी सबका वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर है, और वो है 6 की। 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, इक्वल लेंथ है 6 का। अब इसलिए जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, अगर हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करें, जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि पहले तो आप एक हिस्टोग्राम ड्रा कीजिए इस टेबल के लिए, और जब हिस्टोग्राम ड्रा कर लीजिएगा तो उसी हिस्टोग्राम के बेसिस पे या हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रा कीजिए, खींचिए। तो पहले हम इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रा करने में हम इस बात को दोहराएंगे जो पहले हम कह चुके थे। अगर डेटा में, अगर टेबल में सबका ग्रुप लेंथ इक्वल हो तो जो भी फ्रीक्वेंसी रहती है ग्रुप की, डायरेक्टली हम उसी ग्रुप लेंथ के बेस पर हम रेक्टेंगल को फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के बराबर में हाइट दे करके रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं, आयत को खींचते हैं। वहां पर नहीं था, जो हिस्टोग्राम हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था ड्रा करने के लिए, वहां पर नहीं था ग्रुप लेंथ इक्वल, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ पर हर ग्रुप का ग्रुप लेंथ 6 है, वर्गांतराल की लंबाई 6 है। चूंकि वहां पर ग्रुप लेंथ इक्वल नहीं था तो उसके लिए हमें वहां पर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ा था, बारंबारता को समायोजित करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर ग्रुप लेंथ इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को, बारंबारता को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, समायोजित करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस फ्रीक्वेंसी के बराबर में वाई एक्सिस पर हम आयत की लंबाई को खड़ा करेंगे, ऊंचा करेंगे, और आधार रखेंगे जो इनका क्लास इंटरवल का लेंथ है यानी वर्ग अंतराल की लंबाई है उसको। लेट्स ड्रा। ये जो ड्रा किया हमने, हिस्टोग्राम ड्रा किया इस टेबल के लिए, देख सकते हैं हम 0 to 6 ये फर्स्ट रेक्टेंगल का बेस है, और इस वाई एक्सिस के अलोंग जो हमने लिया है, ये वाई एक्सिस है, तो इस वाई एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी ली गई है, बारंबारता ली गई है। इस फर्स्ट ग्रुप के लिए 0 to 6 के लिए फ्रीक्वेंसी है 4। तो ये 4 का हाइट लेकर के इस रेक्टेंगल को ड्रा किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप 6 to 12। 6 to 12 के लिए बेस ये लिया गया है रेक्टेंगल का, और इसकी हाइट जो ली गई है वो ठीक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उतने के बराबर ली गई है। तो हाइट 8 के सामने हम देख रहे हैं या देख सकते हैं, ये हाइट 8 को टच करने वाला है अगर हम इसको यहाँ पर लाते प्रोड्यूस कर। तो ये हाइट एज को शो करता हुआ ये जो रेक्टेंगल है वो इस डेटा को अब एक्सप्रेस कर रहा है। थर्ड ग्रुप है 12 to 18 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 15। तो थर्ड ग्रुप के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं 12 to 18, ये रेक्टेंगल का बेस है, और इसकी जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर 15 यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट को बनाया गया है। हम इसे अगर एक्सटेंड करें इस तरफ से ऐसे, तो ये यहाँ पर आकर टच कर रहा है। अब अगर हम देख रहे हैं कि ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस पर 4, 8, 12, 16, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो 14 होगा।
तो 14 यहाँ पर पड़ेगा और 16 यहाँ है, तो 14 और 16 के बीच में ये जो मिड पॉइंट होगा वो 15 शो करेगा। तो इसी को अंदाजा करते हुए हमने इस रेक्टेंगल का हाइट रखा है। तो ये रेक्टेंगल इस डेटा को एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पर इस ग्रुप में 18 टू 24 जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, बारंबारता 20 है। इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल को देखते हैं। इसका बेस 18 टू 24 यहाँ पर शो हो रहा है और इसकी हाइट, ये जो हम देख रहे हैं ये हाइट, अगर इसको प्रोड्यूस करें तो यहाँ आकर के टच कर सकता है जो 20 है। तो 20 को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर ड्रा किया है रेक्टेंगल के हाइट को। तो ये रेक्टेंगल इस डेटा को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं 24 टू 30। 24 टू 30 में फ्रीक्वेंसी है 12। तो इसके लिए हम देख रहे हैं 24 टू 30 ये रेक्टेंगल है यहाँ पर, और बेस तो खैर ये है ही, 6 का वर्ग लेंथ है, 6 का इसका बेस लेंथ है। तो हाइट इतना जो है देख रहे हैं वो, अगर हम इसको ऐसे प्रोड्यूस करते हुए यहाँ पर आवे तो ये ठीक 12 पर आकर के हम मिलेंगे, ऐसा लग रहा है। तो ये 12, इसकी फ्रीक्वेंसी भी है 12। तो 12 को एक्सप्रेस करता हुआ ये जो रेक्टेंगल है वो इस डेटा को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लास्टली ये हमारे पास है 30 टू 36 का ग्रुप, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो इसको हम यहाँ पर दिखला रहे हैं बेस लेंथ 30 टू 36 पर। जो रेक्टेंगल हम यहाँ पर खड़ा किए हुए हैं, स्टैंड कर रहे हैं, इसका हाइट देखें तो इसके हाइट को हम अगर ऐसे प्रोड्यूस करता हुआ यहाँ पर आवे वाई एक्सिस से मीट करने के लिए, तो यहाँ पर आके मीट करेंगे। नेचुरली ये जहाँ पर मीट कर सकते हैं ये 4 और 8 के बीच में आने वाला पॉइंट होगा जो 6 है। तो 6 के हाइट को रिप्रेजेंट करता हुआ ये रेक्टेंगल इस डेटा को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से इस टेबल का ये जो ग्राफ हुआ ये हिस्टोग्राम हो गया, आयत चित्र हो गया। यहाँ पर किसी भी ग्रुप के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर एक ग्रुप का लेंथ इक्वल है, हर एक वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर है। अब हमारा मेन काम शुरू होता है, हिस्टोग्राम तो ड्रा करना था, है ना, यही ना था कि विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम ड्रा ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम के हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रा कीजिए, खींचिए। तो अब हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रा करने का काम रह जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक्चुअली जो यहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को हम पहले तय करते हैं। इनका मिड पॉइंट्स अगर हम लें इस पर, तो ये मिड पॉइंट आने वाला है, इसको हम सिलेक्ट कर लें मिड पॉइंट को। अंदाजा से यहाँ पर हम कर रहे हैं 0 टू 6 है, तो ठीक यहाँ पर 3 होगा, तो 3 के सामने का ये पॉइंट हुआ मिड पॉइंट। अब इसके बाद इस रेक्टेंगल का जो हाइट है, हेड है, यहाँ पर मिड पॉइंट ये होगा। इस रेक्टेंगल का जो हेड है यहाँ पर मिड पॉइंट ये होगा, और इस रेक्टेंगल का जो हेड है वो मिड पॉइंट ये होगा। इस रेक्टेंगल का जो हेड होगा इसका मिड पॉइंट ये, और इस रेक्टेंगल का जो हेड होगा इसका मिड पॉइंट ये। सभी मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, स्केल पेंसिल ले लेंगे और उससे हम उसके हेल्प से सबको ज्वाइन कर देंगे। सभी हेड के मिड पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते हुए अब हम पहुँचते हैं कि इसके बाद हम क्या करें। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और इस एक्सिस पर जो 36 के बाद क्लास इंटरवल आ सकता था उसका मिड पॉइंट हम ढूंढे, फाइंड आउट करें। तो 36 से लेकर 42 तक ये क्लास इंटरवल आता इक्वल लेंथ रखते हुए। तो 36 से 42 तक के बीच का मिड पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, नेचुरली 39। तो 39 जहां पर आ सकता था वहां पर हम एक पॉइंट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इससे हम इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये 39 सपोज करते हुए इससे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक यही हाल यहाँ करेंगे। इसके बाद कोई क्लास इंटरवल तो है नहीं, तो इसमें 0 से पहले अगर -6 पड़ रहा है मानकर चलते हैं, तो -6 और 0 का मिड पॉइंट कहाँ पर पड़ता है, ये -3 पर। तो इस -3 वाला पॉइंट जहाँ पर पड़ता है इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का जो हेड मिड पॉइंट है इसको हमने यहाँ एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करता हुआ लेफ्ट साइड में इस पॉइंट पर जो पड़ता मिड पॉइंट, इससे पहले वाला क्लास इंटरवल अगर होता तो उसका मिड पॉइंट यहाँ पर पड़ता, तो इसको हमने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया। और इसी तरह से इस रेक्टेंगल का जो हेड मिड पॉइंट है इसको हमने यहाँ एक्स एक्सिस पर आगे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट पड़ता उससे हमने ज्वाइन किया। ये जो पॉइंट है वो आने वाला क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है, तो इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये जो डैश्ड लाइन हम देख रहे हैं, डैश्ड लाइन और ये एक्स एक्सिस मिलकर के एक क्लोज फिगर बना दे रहा है। इस क्लोज फिगर का नाम पॉलीगन होगा, यानी कि बहुभुज होगा। चूंकि ये पॉलीगन फ्रीक्वेंसी के साथ यानी बारंबारता के साथ लेकर ड्रा किया गया है, इसलिए
इसका कंप्लीट नेम होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी बारंबारता बहुभुज। तो किसी दिए हुए टेबल के लिए किस तरह से पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हमने यहाँ पर देख लिया हमने। जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में हिस्टोग्राम ड्रा करना ही हो। अगर किसी प्रॉब्लम में हिस्टोग्राम नहीं ड्रा करना हो, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रा करना हो, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम जो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाए हैं, ड्रा किए हैं, वो ड्रा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट वैसे ही जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल 0 to 6 है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा। तो इस मिड पॉइंट के साथ जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया है ना हेड को, मिड पॉइंट लेकर के इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो शो करता है किसको? नेचुरली ये 3 और 4 को शो करेगा। तो इसी तरह से अगर 6 और 12 को देखें तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा 9 पर। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ये 8 है, तो फ्रीक्वेंसी 8 है और ये बेस जो हो गया वो 9 है। तो क्लास मार्क 9 और 8 इसको लेकर के हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सभी पॉइंट्स को जो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम ज्वाइन करते चले जाएंगे, और ज्वाइन करने के बाद जो हमें मिलेगा फिगर वही कहलाएगा पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बिना हिस्टोग्राम के हेल्प के हम जो पॉलीगन ड्रा करेंगे वो विदाउट रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो अब समझ में आ गया कि विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, यानी बिना आयत चित्र की सहायता के, अगर हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बारंबारता बहुभुज को खींचना हो, ड्रा करना हो, तो कैसे हम करेंगे? समझ में आ गया। उसमें हम आयत नहीं बनाएंगे, उसमें रेक्टेंगल हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेंगे और फ्रीक्वेंसी के साथ उसको हम कॉरस्पॉन्ड करेंगे, मिलाएंगे, और फिर वैसे ही पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे जैसे हम यहाँ पर दिखला रहे हैं 3, 4, 9, 8 एंड सो ऑन ऐसे। तो अब हमने समझ लिया कि किसी भी डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसमें जो मेनली हमारा फोकस था वो ग्राफ पर था फोकस। ग्राफिकल वे में हम डेटा को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। किस नाम पर? पहला तो नाम था बार ग्राफ यानी कि दंडालेख, दूसरा नाम था हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र, और तीसरा जो अभी अभी हम देख रहे हैं ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज। अब हम इनका आइडिया डेवलप करने के बाद, यानी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इनका आइडिया डेवलप करने के बाद हम मूव करते हैं डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ। यानी सेंट्रल टेंडेंसी को हम किस तरह से मेजर करेंगे, अब हमारा फोकस उस पर होगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? किसी भी डेटा का जो हम कलेक्ट करते हैं, जैसे हम अब एग्जांपल लेते हैं वंस अगेन उस एग्जांपल को जो हमने फर्स्ट टाइम लिया था। क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स, उनका हम जानना चाहते थे कि उनका मैथमेटिकल अप्रोच कैसा है, उनकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सिंपल सा आइडिया लेते हैं, एक टेस्ट होल्ड करते हैं, और टेस्ट में जो मार्क्स जितना लाता है स्टूडेंट्स उसका हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। उस लिस्ट में हम एक पर्टिकुलर मार्क्स को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं वहां पर 40 मैंने लिया था, तो 40 मार्क्स को हमने स्टैंडर्ड लिया था, और फिर देखते हैं कि अब 40 मार्क्स से अबव लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं और 40 मार्क्स से बिलो लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। इसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आखिर होल क्लास का क्या है ट्रेंड, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर एक्शन लेते हैं। अगर देखते हैं कि होल क्लास का ट्रेंड ये है कि 40 मार्क्स से बिलो ही है, तो फिर हम उसके लिए प्रॉपर स्टेप लेते हैं, ऐसा क्या करें कि उसका इंप्रूवमेंट हो, यही करते हैं। लेकिन अगर 40 मार्क्स से अबव आता है तो फिर हमारे लिए सेटिस्फैक्शन का मैटर होता है कि मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स की है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर आइडिया लिए, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि पूरे क्लास के स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल अप्रोच का सेंटर किधर जा रहा है, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग किधर की तरफ जा रही है, सेटिस्फैक्ट्री की तरफ या डिससेटिस्फैक्ट्री की तरफ। तो ये एक सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको हम मेजर करेंगे यहाँ पर इस हेड के अंदर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक दिए हुए डेटा के लिए किसी फील्ड में एक दिए हुए डेटा का सेंट्रल ट्रेंड क्या है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जब हम करेंगे तो इसके लिए हम 3 टर्म्स को यहाँ पर लाएंगे और उससे हम करेंगे।
वन बाय वन हम यहाँ पर देखते हैं। ये 3 टर्म्स हैं अंडर द हेड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। 3 टर्म्स में ये टर्म है, फर्स्ट टर्म मीन यानी माध्य, हम इसे मीन या माध्य कहेंगे। मीडियन सेकंड टर्म है जिसको हम माध्यक या माध्यिका कहते हैं, और थर्ड टर्म है मोड जिसे हम बहुलक कहते हैं। इन तीनों को हम किस तरह से समझेंगे, इसके डिफिनीशन के साथ हम प्रोसीड करेंगे वन बाय वन। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं मीन यानी माध्य। इसको डिफाइन करते हैं एवरेज ऑफ ऑल द डेटा इन एन ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में जो भी डेटा आता है, जो भी आंकड़ा आता है, उसका हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट्स सी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया इन नंबरों का 2 3 0 1 5 6 3 4। तो इनका मीन क्या होगा? तो इनका मीन जो होगा वो हम किस तरह से निकालेंगे? एवरेज करके। एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल सा मेथड है, सभी डेटा को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ डेटा से हम उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जितने भी डेटा थे हमने सबको यहाँ पर ऐड कर दिया, और जितने डेटा हैं उसके नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है, तो 8 से डिवाइड करेंगे हम इनके सम को। सम मतलब जोड़। तो अब क्या होगा, 2 + 3 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 ये आया। तो 24/8 ये हुआ। तो अब जाकर के ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 8 3 24, 3 आया। तो पूरे डेटा का मीन जो हुआ वो 3 हुआ। मतलब हमने जो भी ये ऑब्जर्वेशन किया, जो भी निरीक्षण किया, उसमें पूरे डेटा का जो सेंटर है बनने वाला वो 3 है ना। ये 3 कितनी बार आया 3 यहाँ पर देख लीजिए, 2 टाइम्स आया है 3 यहाँ पर। तो 3 ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ पर कंसिडरेबल है, यही पूरे डेटा का सेंटर होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद ये समझने के लिए कि इन जनरल अगर हमें मीन निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पर हम सिंपल सा आइडिया देते हैं, जो भी डेटा यहाँ पर है, अगर हम डेटा को x1 x2 x3 से हम अगर डिनोट करें, जैसे पहला डेटा को हम x1 लिखें, इसके लिए x1, और इसके लिए x2, और इसके लिए x3। तो इस तरह से हम सभी डेटा के लिए नंबरिंग करेंगे, और नंबर करने के बाद सपोज कर लीजिए कि x1 x2 x3 xn तक जा रहा है। इन जनरल अगर हम इसको डेटा को x1 x2 x3 एवं x4 etc का नाम देते हैं, तो इसके लिए जो हम इस पैटर्न पर रखेंगे सभी डेटा को ऐसे, तो x1 + x2 + x3 + x4 प्लस करते करते n। तो x1 x2 x3 को सभी को प्लस करते करते हुए हम लास्ट डेटा पर पहुंचेंगे। मान लीजिए लास्ट डेटा नंबर ऑफ डेटा में यानी कि आंकड़ों की संख्या n है, तो xn तक आएगा। तो इन सभी के सम को, इन सभी के जोड़ को हम डिवाइड करेंगे, किससे? इसी n से, ठीक है। इसी n से हम डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास इसका आइडिया हो गया, मीन कैसे निकाला जाएगा, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, दिए हुए डेटा का हम इससे निकाल लेंगे, इसका आइडिया हमें हो गया। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स मीडियन। मीडियन जिसे हम माध्यक या माध्यिका भी कहते हैं, इसको डिफाइन किया जा रहा है इस तरह से, इन एन ऑब्जर्वेशन द मिडिल डेटा टेकन इन एन ऑर्डर इज मीडियन, यानी किसी प्रेक्षण में संग्रहित आंकड़ों का मध्य पद जबकि आंकड़ों का उचित क्रम हो को माध्यक या माध्यिका कहेंगे। तो इस डिफिनीशन से हमें इतना पता चल गया कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन में डेटा हासिल करते हैं, उन डेटा को हम एक प्रॉपर ऑर्डर देंगे, एक उचित क्रम देंगे, और प्रॉपर ऑर्डर देने के बाद, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, इतना देने के बाद हम देखेंगे कि उसमें मिडिल टर्म कौन आ रहा है, मध्य पद कौन आ रहा है, यानी कि बीच में आने वाला पद कौन सा है। तो जो आएगा उसी को हम माध्यक या माध्यिका कहेंगे, और वही हमारे लिए मीडियन है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं जो यहाँ पर मीडियन को डिफाइन किया गया है उसे जस्टिफाई करने के लिए। इस एग्जाम्पल में हम 2 पार्ट ले रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 5 3 4 0 4, ये इतने आंकड़े हैं, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है।
इनका कोई उचित क्रम नहीं है। यहाँ भी वही बात है 6 2 0 3 5 4 4 1, यहाँ भी कोई उचित क्रम नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। तो हम इससे पहले कि इसका मीडियन को इसके बेसिस पे डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें, पहले हम इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर दे दें। प्रॉपर ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, आप चाहें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। इसका प्रॉपर ऑर्डर लेने के बाद 0 1 2 3 4 4 5 ये हम पाते हैं ऑर्डर। तो अब इसमें हम आते हैं इस डिफिशन से ठीक मिडिल टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मिडिल टर्म्स इसमें जो आ रहा है ये 3 आ रहा है, इस 3 के ठीक पहले 3 टर्म्स और इस 3 के ठीक बाद भी 3 टर्म्स, इसलिए मिडिल टर्म 3 हुआ। तो यहाँ पर ये 3 को हम कहेंगे मीडियन, यानी कि माध्यक या माध्यिका। तो अब इनका मीडियन यानी माध्यक या माध्यिका को पहचानने के बाद अब आते हैं हम इन आंकड़ों में, इस पार्ट में आते हैं। तो इस पार्ट में आने पर वंस अगेन हम इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर देंगे, ऑर्डर हम इंक्रीजिंग रखेंगे। ये प्रॉपर ऑर्डर दे दिया हमने 0 1 2 3 4 4 5 6। अब इसमें कितने आंकड़े हैं इसको भी काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आंकड़े हैं, टोटल 8 डेटा है। तो इसमें कितना था 1 2 3 4 5 6 7 7 डेटा था, 7 आंकड़ा। तो 7 था, तो यहाँ पर एक सिंगल टर्म आया मिडिल टर्म, इसमें इसको पहचानना आसान हुआ। यहाँ पर 8 है, तो 8 है तो इसमें कौन मिडिल टर्म है, कौन मध्य पद है, इसको पहचानना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम एक साथ इस 3 और 4 को हम ले लें, तो हम पाएंगे कि इन दोनों से ठीक पहले भी 3 टर्म्स हैं और इन दोनों के ठीक बाद भी 3 टर्म्स हैं। तो ये दोनों को हम माध्यक या माध्यिका कह सकते हैं, यानी कि मीडियन कह सकते हैं। लेकिन जस्टिफाइड रूल ये है कि इन दोनों का हम मीन फाइंड आउट करेंगे। जो मीन होगा यानी कि माध्य होगा, वही इस पूरे आंकड़े के लिए माध्यक होगा या माध्यिका होगी, ठीक है, उसी को हम मीडियन कहेंगे। तो अब हम इसको पहले मीन फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर हम मीडियन को तय करते हैं। तो इन आंकड़ों का जो माध्यिका या माध्यक है यानी कि मीडियन है, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इनका मीन से 3 + 4/2 करके। 3 + 4/2 का मतलब 7/2 और 7/2 का मतलब 3.5। ये 3.5 हुआ मीडियन, इन आंकड़ों का मीडियन हो गया 3.5। अब इसे हम तय करने के बाद, इसे पहचानने के बाद, अब हम आते हैं इसे जनरलाइज करने के लिए। इन जनरल हम इसे कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? फॉर्मुलेट करने के लिए हम इस आइडिया का जो यहाँ पर हमने देखा था, इसको हम दोहराएंगे। इसमें 7 डेटा है और इसमें 8 है। तो इसमें 7 जो है वो ऑड है या इवन है? ऑड है। और ये जो 8 है, 8 क्या है? इवन या ऑड? तो इवन है। तो जहाँ पर ऑड है वहाँ पर एक सिंगल टर्म आया मीडियन के नाम पर, और जहाँ पर इवन है वहाँ पर, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, लेकिन ये टर्म इन दोनों का मीन है। जो 2 टर्म आ रहे हैं उनका मीन है। तो हम कहाँ पर इन दोनों टर्म का मीन के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे मीडियन को, और कहाँ पर हम सिंगल टर्म लेकर के हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन को, इसका आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेटा ऑड में होगा तो ठीक उसका एक ही टर्म होगा मिडिल टर्म, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड है। जो यहाँ पर 7 टर्म्स हैं उसमें एक हम और ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। 8 को हम हाफ कर देंगे 4, तो फोर्थ टर्म यानी कि चौथा पद, तो 1 2 3 4, चौथा पद यहाँ पर आ रहा है 3, इसलिए यही 3 मीडियन हुआ। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम किस तरह से कहेंगे कि मीडियन है, कौन सा पद माध्यक है या माध्यिका है? तो इसके लिए हमारे पास रूल है कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसको आप पहले हाफ कर लीजिए, और हाफ करने के बाद एक टर्म तो उसको ले लीजिए जो हाफ करने पर आया है, और दूसरा टर्म ठीक उसके बाद वाला ले लीजिए, और फिर उन दोनों का मीन निकाल लीजिए। तो जो आएगा इस तरह से वो डिसाइड कर देगा कि मीडियन कौन है। इसी को हम जनरलाइज करते हैं। तो ये हुआ जनरल फॉर्मूला मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि माध्यक या माध्यिका को निकालने के लिए। क्या है जनरल फॉर्मूला? मीडियन बराबर n+1/2 टर्म, यानी कि जो वैल्यू आएगा ये उमा पद, कब? जब n इज ऑड, यानी कि जब n विषम हो। और यहाँ पर यही माध्यक या माध्यिका यानी मीडियन के लिए जो डिफिनीशन है ये है n/2
प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि ईवा प्लस ईवा पद जो आएगा उसका हाफ। तो ये जो आएगा यही होगा माध्यक या माध्यिका, यानी कि मीडियन। कब? व्हेन n इज इवन, यानी कि जब n सम हो। तो इसको डिफाइन करने के बाद, समझने के बाद, अब हम पहुंचते हैं मोड पर, यानी अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स मोड। मोड या बहुलक। मोड या बहुलक जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का जो थर्ड टर्म है, उसको यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करते हैं और इसके जरिए फिर हम कैसे किसी ऑब्जर्वेशन में पहचानेंगे, अब यहाँ पर हम समझ लें। डिफिनीशन है इसका, द डेटा विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स इन ऑब्जर्वेशन, यानी वह आंकड़ा जो परीक्षण में सर्वाधिक बार आया हो। अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, परीक्षण लेते हैं आंकड़ों का, तो उसमें कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है हम उसको पहचानते हैं। जो आंकड़ा सबसे बार आया हो वही उसका मोड होगा, वही उसका बहुलक होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मोड को यानी बहुलक को समझने के लिए। 6 0 1 5 4 3 4। इनको देखने पर हम ये कह सकते हैं कि इनका भी कोई प्रॉपर ऑर्डर अभी नहीं है। हम पहले एक प्रॉपर ऑर्डर इसका ले लें। इनका प्रॉपर ऑर्डर हमने ये ले लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने रखा है 0 1 3 4 4 5 6 ये। तो इस ऑर्डर में लाने के बाद अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो 4 है 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है, तो मैक्सिमम टाइम्स यही हुआ। रिमेनिंग और भी टर्म्स जो हैं वो सब सिंगल सिंगल टाइम्स हैं। तो फिर ये 4 जो 2 टाइम्स आया है, यही इन कलेक्शन का, डेटा का कलेक्शन का जो मोड होगा यही होगा 4। तो इसलिए हम इनको कहेंगे। तो इसको प्रॉपर ऑर्डर करने के बाद अब हम इसमें से 4 को एज मोड पहचान लिया और इसे आंसर कर दिया। अब हम समझ गए कि मोड को किसी कलेक्शन ऑफ डेटा में जो आंकड़ों का समूह है उसमें कौन सा टर्म, कौन सा आंकड़ा मोड होगा, बहुलक होगा, हम उसको कैसे पहचानेंगे ये हम समझ गए। तो इसके साथ ही जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों को हम कैसे पहचानते हैं डिफिनीशन के जरिए हम ये जान गए, समझ गए। अब इन तीनों पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और फिर उसमें हम वर्कआउट करते हैं। लेट्स प्रोसीड। ये है मैथमेटिकल प्रॉब्लम एज एग्जांपल नंबर 5। प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सी। In a mathematics test given to 15 students, the marks out of 100 are as, यानी गणित की किसी परीक्षा में 15 छात्रों द्वारा जो अंक प्राप्त 100 में हुए वह निम्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 मार्क्स हैं, 15 नंबर हैं जो 15 छात्रों को मिले हैं। अब इनका करना क्या है हमें, यहाँ पर है प्रॉब्लम, टास्क, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, यानी इनका माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। तो अब इसमें हम तीनों को एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं, मीन को, मीडियन को और मोड को। और इन तीनों को हम इस आंकड़े के लिए, इस डेटा के लिए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं यही समझना है। हम इनका सोल्यूशन ले, इसके लिए भी हम इन डाटा को जो यहाँ पर दिया हुआ है एक प्रॉपर ऑर्डर दे करके अरेंज करते हैं और वो ऑर्डर हम इंक्रीजिंग लेते हैं। आप चाहें तो डिक्रीजिंग ले सकते हैं। 39 40 40 41 42 46 48 इन आंकड़ों में से हम इस तरह से अरेंज करते हैं और आगे भी करेंगे। 48 के बाद जो यहाँ पर आ रहा है तो 52 है, 48 से फिर उसके बाद में 52 है, तो ये 52 यहाँ भी है और ये 52 यहाँ भी है और ये 52 यहाँ भी है, 3 टाइम्स है, तो हम इसे 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 टाइम्स लेने के बाद उसके बाद 52 के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 54 है, तो 54 है, 54 हम लिखेंगे। तो 54 सिंगल टाइम है, यहाँ पर और नहीं है, तो सिंगल टाइम लिखने के बाद 54 के बाद हम आते हैं तो पाते हैं कि ये 62 है, लेकिन 62 यहाँ 60 भी है, तो 60 यहाँ पर लिखेंगे। तो 60 सिंगल टाइम लिखने के बाद अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये 62 यहाँ पर है, तो 62 यहाँ पर के बाद एक ही बार है, तो यहाँ पर भी हम 62 लिखेंगे। और 62 के बाद फिर अब हम देखते हैं कि बीच में कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर वहां से लेकर के यहाँ तक में सीधे 98 है ये, लेकिन इससे पहले 96 है, 96 लिखेंगे।
96 और 98 लास्ट में। तो हम इतना अरेंज करने के बाद हम कंफर्म होंगे कि क्या ये जो टोटल हमने अरेंज किया है सबको, ये 15 है इन ऑल, सब मिलाकर के 15 हैं, 15 हैं, क्योंकि 15 ही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किया है एग्जामिनेशन में, टेस्ट में। तो हम यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा हो रहा है। अब इसको अरेंज करने के बाद अब हमारे लिए थोड़ा ये सिंपल हो जाएगा। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे मीन। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं मीन को। तो मीन के लिए बाय डिफिनीशन, मीन के लिए हम सभी आंकड़ों का पहले हम सम निकालेंगे और सम निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ डेटा यानी आंकड़ों की संख्या से हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 39 प्लस 40। तो ये 40 जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स है तो 40 को ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आना होगा आ जाएगा। अब उसके बाद फिर 41, फिर 42, फिर 46, 46 प्लस 48, 48 के बाद 52, लेकिन 52 यहाँ पर 3 टाइम्स है, 1 2 3, ये 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ 52 को लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आना होगा इनका सम आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98 और सबको हम डिवाइड करेंगे 15 से। अब कितना आएगा, अब जो आएगा यहाँ पर 39 लिखते हैं और इसके बाद 40 इंटू 2 है तो 42 जा 80, 80, 40 दुनिया 80 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 और इसी तरह से ये 52 इंटू 3 है, 52 गुने 3 तो 156, 156 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98 इतना आया। और उसके बाद यहाँ जो आएगा वो 15 होगा। तो अब हम जो न्यूमरेटर है सबको हम एक साथ ऐड करेंगे, ऐड करने पर कितना आएगा 15। तो ये जो न्यूमरेटर यहाँ पर है यहाँ से यहाँ तक इन सबों का सम आ रहा है 822 बाई 15। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो पाते हैं 54.8। तो इसका जो सिंप्लीफाइड हुआ वो 54.8 हुआ, यही हो गया मीन। इन मार्क्स का मीन वही हो गया 54.8 माध्य या मीन। ये आंसर हम कर देंगे यहाँ पर, यस। यहाँ पर आंसर करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, इनका जो मीडियन फाइंड आउट करना है उसके लिए। मीडियन यानी माध्य का, उसको हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो फिर यहाँ पर हम काउंट करते हैं। ये टोटल जो डेटा है वो कुल मिलाकर के कितना है, कुल मिलाकर के ये 15 है, 15 है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 15 स्टूडेंट्स, तो 15 ही हैं। तो 15 का अब क्या हम देखते हैं, ये ऑड है या इवन है, ये ऑड है, विषम है। तो 15 का ठीक मिड पॉइंट जो आएगा वो 15 प्लस 1 16 करने के बाद हाफ करेंगे तो 8 आएगा। तो 8वां पद जो इसमें होगा, जो हमने अरेंज किया है उसके हिसाब से अब हम चलेंगे। 8वां पद यानी कि 8th टर्म, 8th टर्म कौन सा है अब ये देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म यहाँ आ रहा है 52 पर। तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस 1 बाई 2th टर्म, 2 8 जा 16 इतना टर्म। और ये 8वां टर्म जो आ रहा है 8th टर्म वो 52 है, हमने पाया अभी, तो ये 52 कर देंगे। तो मीडियन जो हुआ यानी कि माध्य का ये 52 हुआ, इसको हम यहाँ पर आंसर करेंगे। अब इसको आंसर कर लेने के बाद हमारे पास लास्ट टर्म कौन सा है जो पता करना है, ये बहुलक है यानी मोड है। तो मोड या बहुलक हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास डेटा है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया है। यहाँ पर अरेंजमेंट के बाद जो हमने प्रॉपर अरेंजमेंट दिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर का, उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ही ऐसा नंबर है, डेटा है 40 जो 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, और यहाँ 52 ऐसा डेटा है जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 बार दोहराया गया है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो सबसे ज्यादा बार दोहराया जाने वाला डेटा 52 है, तो यही हो गया बाय डिफिनीशन मोड यानी कि बहुलक।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो मोड को यानी बहुलक को आंसर करने के बाद हमारा ये जो प्रॉब्लम था एज एग्जाम्पल नंबर 5 ये वर्कआउट हुआ, कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट करने के साथ ही हमने समझ लिया, सीख लिया कि किसी दिए हुए कलेक्शन ऑफ डेटा में किस तरह से हम मीन, मीडियन और मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक को कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हमने सीख लिया। तो इस टॉपिक को रियलाइज करने के साथ जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से था, यहाँ पर लाया गया था, इसको तो रियलाइज किया ही। इसके साथ ही हमने आज स्टैटिस्टिक्स में हमने रियलाइज किया डेटा क्या है, डेटा जिस पर दारोमदार है स्टैटिस्टिक्स का। डेटा को हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं, किस तरह से उसे क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और किस तरह से उसको इन्फेरेंस करते हैं यानी कंक्लूड करते हैं, ये सब कुछ आज हमने सीखा। तो इसके साथ ही आज का वो टॉपिक जो हमने टेकअप किया था स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, जो मैथमेटिक्स का ब्रांच हमने लिया था, ये भी यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास आज का यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को इनहेंस कर सकें और खुद को कॉन्सेप्चुअल बना सकें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो क्लास में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।